आप जानते हो कि 2014 से ये बजट में एक रिकॉर्ड बना है। पहला रिकॉर्ड ये बना है कि हमारे देश में एक महिला नाणा फाइनेंस मंत्री ने कंटिन्यू उन्होंने 9 बजट दिए हैं। पहले भी ये रिकॉर्ड हुआ था, चिदम्बरम जी के टाइम में उन्होंने भी 9 बार बजट दिया था, मगर वो कभी टुकड़े में दिया था, कभी 2-3 दिया, फिर बीच में गैप हुआ। निर्मला सीतारामन जी ने कंटिन्यू 9 बार ये बजट दिया। ये अपने आप में एक रिकॉर्ड है। जो महिला सशक्तिकरण की बात है वो यहाँ पर दिखती है कि एक महिला हमारे देश के 9 बजट पेश करती है। दूसरा रिकॉर्ड ये भी बना कि यहाँ पर एक ही प्रधानमंत्री के नेतृत्व में ये 9 बजट दिए गए। पहले जो बजट दिए गए थे वो तो टुकड़ों में तो थे, मगर 4 प्रधानमंत्री बदल गए थे, यानी सरकार की स्टेबिलिटी नहीं थी। ये बात भी उसमें से निकल के आती है। तो महिला फाइनेंस मिनिस्टर 9 बार कंटिन्यू और एक ही प्रधानमंत्री, उनके नेतृत्व में ये बजट पेश किए। एक अपने आप में एक रिकॉर्ड इस बजट के समय में बना है। मैं आप सब भी बजट से विदित हो, इसके लिए बहुत उसके डिटेल में नहीं जाना चाहूँगा, मगर ये जो कुछ प्रमुख बातें आपके सामने रखना चाहूँगा कि सबसे पहले पिछले 12 वर्षों में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के स्पष्ट दृष्टिकोण और समयबद्ध फैसलों के कारण भारत की अर्थव्यवस्था स्थिर गति से आगे बढ़ रही है। और ये अपने आप में देश में जो स्टेबिलिटी है, जो राजकीय स्थिरता है, ये भी उसका एक महत्व का कारण है। आप देखेंगे कि महंगाई पर भी नियंत्रण रखा गया है। अभी महंगाई की कोई बात नहीं करता, क्योंकि उसको पता है कि महंगाई बढ़ने नहीं देते, उसके ऊपर नियंत्रण रखा गया है। जो फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी, ये हमारे देश की है। अभी हम 30 नंबर पे जाने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। जब मनमोहन जी खुद एक अर्थशास्त्री थे और 10 साल प्रधानमंत्री रहने के बावजूद उनके समय में, कांग्रेस के समय में, हमारे देश की आर्थिक व्यवस्था 11वें नंबर पे थी। तो 10-11 नंबर से आज तीसरे पे जाने की हमारी जो कोशिश है, वही दिखाता है कि देश की प्रगति किस तरह से हो रही है, अर्थव्यवस्था किस तरह से मजबूत हो रही है। और कोई देश की आर्थिक व्यवस्था मजबूत होती है तो सबको उसका बेनिफिट मिलता है। कोई एक व्यक्ति को या एक समाज को या एक इंडस्ट्री को उस पर बेनिफिट नहीं मिलता, सबको मिलता है। आप देखेंगे कि अस्पष्टता के बजाय, कि भाषण के बजाय काम करना और सबसे पहले आम नागरिकों का हित उसको ध्यान में रखकर ये काम करना, यही सरकार का मुख्य उद्देश्य है, यही उनका टारगेट है। और उसके ऊपर माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी साहब काम भी कर रहे हैं, परिणाम भी आपको दिख रहा है। प्रधानमंत्री जी ने 15 अगस्त 2025 को जो अपने लाल किले के भाषण से कहा था कि हम लोग सुधार लाएंगे, और सुधार लागू करने की जो उनका जो प्रॉमिस था, उसके अंदर उन्होंने अगस्त 2025 से, यानी करीब 6 महीने हुए, उसके अंदर 350 अलग अलग सुधार लागू किए गए हैं। जीएसटी को भी सरल बनाना, लेबर कोड को भी लागू करना, क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर्स को भी अधिक तार्किक बनाना, ये सब उसके अंदर शामिल है। 2025-26 में जिस रिफॉर्म एक्सप्रेस की बात हो रही थी, वो दोनों क्षेत्रों में, कस्टम हो, अप्रत्यक्ष कर हो, ये दोनों क्षेत्रों में सुधार ये हमें इसके अंदर दिख रहे हैं। यह बजट एक और वजह से भी खास है कि विकसित भारत यंग लीडर डायलॉग
2026 में युवाओं ने प्रधानमंत्री के साथ कई बातें की थी, कई सुझाव दिए थे। आज का युवा क्या चाहता है और क्या होना चाहिए, वो अपने हित के लिए भी जागृत है, अपने अधिकार के लिए भी जागृत है और देश को आगे ले जाने में उनके सुझाव भी अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं। तो बजट में भी इस बात को माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब ने ठीक तरह से लागू होने के लिए जो फाइनेंस मिनिस्टर को निर्देश किया होता वो भी इसके अंदर प्रदर्शित हो रहा है। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में एनडीए सरकार का संकल्प है कि गरीब, वंचित और ज़रूरतमंद वर्ग को ध्यान में रखा जाए और मजबूत उनको सहारा दिया जाए। इसी संकल्प को पूरा करने के लिए बजट को 3 कर्तव्यों पर आधारित किया गया है। पहला है विकास की तेज और स्थायी बनाना, दूसरा लोगों की क्षमता बढ़ाना और तीसरा उनकी आकांक्षाएं पूरी करना। यह परिवार, हर क्षेत्र, हर सेक्टर तक संसाधन, सुविधाएं और अवसर पहुंचाना, ये 3 टारगेट लेकर चल रहे थे। अब मैं पहले कर्तव्य की बात करूंगा कि कर्तव्य नंबर 1 के तहत बजट में 6 बड़े क्षेत्रों पर फोकस किया गया है। देश में उत्पादन और रोजगार बढ़ाने के लिए कई ठोस कदम उठाए गए हैं। जैन दवाओं के क्षेत्र में भारत की वैश्विक केंद्र बनाने के लिए वहाँ पर भी काम हो रहा है। आप देखेंगे कि बायो फार्मा शक्ति शुरू की जा रही है, उसके अंदर भी 10,000 करोड़ का कार्यक्रम 5 वर्षों के लिए रखा गया है ताकि देश में बायोलॉजी का उत्पादन बढ़े। इंडिया हर तरह से इंडिया जो मिशन है उसका वो 2.0 लाया गया है ताकि सेमीकंडक्टर के उपकरण और सामग्री देश में बने। इंडियन आईपी तैयार करने और अप्लाई चेन मजबूत करने के लिए ये पूरी कोशिश इस बजट में की गई है, उसके लिए प्रावधान भी किया गया है। इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चरिंग के लिए आउटले बढ़ाकर 40,000 करोड़ किया गया है। देश में रसायन उत्पादन बढ़ाने के और आयात पर निर्भरता घटाने के लिए राज्यों को 3 केमिकल पार्क स्थापित करने का भी ऐलान इस बजट के अंदर किया गया है। उसके लिए सहायता भी केंद्र की ओर से दी जाएगी। मशीनों और बड़े उपकरणों के क्षेत्र में भी नए कदम, 2 हाईटेक टूल रूम्स निर्माण, इंफ्रास्ट्रक्चर में लगने वाले उपकरणों के लिए नई योजना और कंटेनर निर्माण के लिए भी 10,000 करोड़ का प्रावधान। कपड़ा उद्योग के लिए भी रोजगार देने वाला यह क्षेत्र है, उसके लिए भी इसके अंदर 5 सूत्री कार्यक्रम, खादी, हथकरघा व हस्तशिल्प को मजबूत करने के लिए महात्मा गांधी ग्राम स्वराज पहल लाई जा रही है। पुराने औद्योगिक क्षेत्र को फिर से ताकत देने के लिए 200 लेजिस्लेटिव इंडस्ट्रियल को रिवाइव करने की योजना है ताकि उनकी लागत घटे और प्रतिस्पर्धा बढ़े। छोटे और मझोले उद्योगों में उसको भी मजबूत करने के लिए सहायता दी गई है। उसके में 10,000 करोड़ का ग्रोथ रोड फंड में 2,000 करोड़ का टॉपअप भुगतान व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए प्रयास और छोटे शहरों में एमएसएमई की मदद के लिए भी कॉर्पोरेट मीटर्स की व्यवस्था की गई है। इंफ्रास्ट्रक्चर का इस बजट में एक बहुत बड़ा युग शुरू हो रहा है। आप देखेंगे कि राज्यों के विकास के लिए भी विशेष सहायता के रूप में SSGI स्पेशल असिस्टेंट के लिए भी पूंजीगत निवेश के लिए राज्यों को विशेष सहायता देने का भी प्रावधान इसमें किया गया है। 1.85 लाख करोड़ का प्रावधान है, जिसे पिछले वर्ष से 23% अधिक ये रकम उसके अंदर आवंटित की गई है। आप देखेंगे कि सिफारिशों के भी अधिक है, जो आय का 17.1 लाख करोड़ प्रस्तावित है, जो पिछले 10 वर्षों में सबसे अधिक है। इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए रिस्क
रिस्क फैक्टर को भी बनाया जाएगा। और आप देखेंगे कि डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर अगले 5 वर्षों में जो सूरत से लेकर डानकुनी के तक जाने के लिए भी इसके अंदर व्यवस्था की गई है, उसका भी ऐलान इसके अंदर किया गया है। ऊर्जा सुरक्षा के लिए भी अगले 5 वर्षों में 20,000 करोड़ का निवेश रखा गया है। अब जैसे 5 उद्योगों में नई तकनीक का उपयोग बढ़ सके, शहरों के आर्थिक क्षमता बढ़ाने के लिए भी मैपिंग होगी और हर रीजन के लिए 5 वर्षों में 5,000 करोड़ का प्रावधान है। साथ ही 7 हाई स्पेशल रेल कॉरिडोर विकसित किए जाएंगे, जिनमें दिल्ली वाराणसी और वाराणसी सिलीगुड़ी जैसे कॉरिडोर भी उसमें अंदर शामिल किए गए हैं। अब शिक्षा में और औद्योगिकरण में भी कॉरिडोर के पास यूनिवर्सिटी, टाउनशिप और हर जिले में 1 हॉस्टल की गर्ल्स हॉस्टल की व्यवस्था भी उसके अंदर की जाने वाली है। कर्तव्य 3 के तहत किसान और ग्रामीण अवस्था के लिए और अमृत सरोवर के जो करीब 69,000 सरोवर जो देश में बने हैं, उसके लिए, उसके रख रखाव के लिए इसके अंदर प्रावधान किया गया है। आप जानते हो कि राजस्थान वो पानी की किल्लत सबसे ज़्यादा यहाँ पर होती है, और ये जो माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी साहब ने जो अमृत सरोवर हर ज़िले में 70 सरोवर बनाने का जो प्लान किया था, उसके ज़रिए उनकी अपेक्षा से भी ज़्यादा 69,000 सरोवर इसके अंदर बने हैं, और उसका रख रखाव करना भी अत्यंत आवश्यक है, जिसके उनकी जो कैरिंग कैपेसिटी है वो भी बढ़ती है। और विशेष रूप से जो हमारे मंत्रालय के अंदर भी जो जल जीवन मिशन, उसके लिए भी 67,000 करोड़ आवंटित किए गए हैं। तो जल जीवन में अभी तक करीब 16 करोड़ घरों में नल से जल दिया गया है, मगर और जो करीब 3 से 4 करोड़ लोगों के घरों में पानी देना है। तो हर घर को पानी देने के लिए जो लास्ट बजट में भी माननीय फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा था कि इस योजना जो 2024 मार्च को ख़त्म हो गई थी, उसको 2028 तक आगे बढ़ाया है और उसके लिए भी पैसा दिया गया है। ये माननीय प्रधानमंत्री जी का एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। शायद पूरे दुनिया में कोई देश में 16 करोड़ घरों में पानी देने का कोई प्रावधान कभी नहीं हुआ, और यहाँ पर पहली बार हुआ है। और जो बाकी घरों में भी पानी देने के लिए वो बिल्कुल तैयारी रखी है। मैं बताऊंगा कि इस योजना के कारण करीब 9 करोड़ बहनें रोज़ पानी लेने के लिए दूर तक जाती थी, और रोज़ उनके 4.5 करोड़ घंटे उसके अंदर खर्च हो जाते थे। आज उनका जो समय बचा है वो अपने लिए आर्थिक उपार्जन के लिए, अपने बच्चों के लिए वो खर्च कर सकती है। और वो जो उनकी सलामती का भी जो प्रॉब्लम होता था, पानी के लिए दूर तक जाती थी, तो उसमें भी आज उनके उसमें वो डर उसका ख़त्म हो गया है। जो पानी की क्वालिटी मिलती थी वो पीने लायक है या नहीं है वो पता नहीं था, मगर इस योजना के कारण आज पूरे देश में करीब 25 लाख महिलाएं, हर गांव में करीब 4-5 महिलाओं को ट्रेनिंग दी गई है, और उनके घर में आने वाला पानी कैसा है वो खुद चेक करें। उनके गांव में आने वाला पानी कैसा है वो खुद चेक करें। उसके लिए उनको किट भी दी गई है। जो 24,80,000 जो बहनों को ट्रेनिंग दी गई है, उसमें से करीब 8 लाख बहनों ने तो खुद उसका परीक्षण करके उसके पोर्टल के ऊपर अपना रिपोर्ट भी रखा है। यानी उनका जो अधिकार है, उनका जो शिक्षित किया गया है, उसका भी फ़ायदा इसके अंदर पानी के अंदर जो मिला है। ये जो शिक्षित करना ये बड़ी बात नहीं है, मगर जब पहले पानी नहीं था तो शिक्षा देने का या उसको पानी चेक करने का व्यवस्था ही नहीं थी, क्योंकि पानी नहीं दे रहे थे। ये सरकार का, माननीय मोदी साहब का जो विश्वास है कि जो पानी दे रहे हैं उसकी क्वालिटी अच्छी है, और उसके लिए वो खुद चेक करे, और चेक करके भी वो अपने बच्चों को पानी दे, इसके लिए व्यवस्था ये पहली बार खड़ी हुई है। पूरे देश में करीब 2,868 अलग अलग लैब बनी है, जहाँ पर भी ये पानी की क्वालिटी उसको वो चेक किया जाता है। तो हर नागरिक की सुविधा के लिए
इस बजट में युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, किसानों के लिए, मध्य वर्ग के लिए, विश्वकर्मा जो समाज है उसके लिए, मछुआरों के लिए, सबके लिए इस योजना में कुछ ना इस बजट में कुछ ना कुछ योजनाएं बनी है या उनको मदद करने की चेष्टा की है, उसको मजबूत करने की चेष्टा की है। मैं मानता हूँ कि जो आर्थिक व्यवस्था धीरे धीरे स्थिरता के साथ आगे बढ़ रही है, 30 नंबर पे जाने की कभी हमने उम्मीद नहीं की थी, कभी सोचा नहीं था। आज हम उसके ओर सोचते भी हैं और विश्वास के साथ आगे भी बढ़ रहे हैं कि आने वाले दिनों में हम जरूर इसका फ़ायदा हमें मिलेगा। हमारे देश के अंदर जो आर्थिक व्यवस्था 30 नंबर जानी है उसके कारण सभी लोगों के पास उसका फ़ायदा मिलेगा, वहाँ तक पैसा पहुँचेगा। तो महंगाई को कंट्रोल करते हुए लोगों की आमदनी बढ़ाना इस बजट की मुख्य व्यवस्था है और 2047 में विकसित भारत बनाने के लिए ये जो प्लानिंग आज से जो हुआ है वो बहुत बड़ा उससे फ़ायदा वो मिलेगा और ज़रूर हम विकसित भारत 2047 तक पहुंच पाएंगे, इसका भी मुझे विश्वास है। ये सर्वांगीण विकास का बजट है, सबके लिए बजट है। आर्थिक व्यवस्था हो, इंडस्ट्री हो, एमएसएमई हो, सबके लिए यहाँ पर व्यवस्था की है। कस्टम के अंदर भी आने वाले दिनों में जो कंटेनर चेक करने पड़ते हैं अभी एआई के द्वारा, उनको खोलने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और उसका समय भी बचेगा, खर्च भी बचेगा। 10 लाख से नीचे अगर कीमत का कोई माल अगर वो कोई एक्सपोर्ट करता है, कोई छोटा व्यापारी भी, तो उसको कोई तकलीफ नहीं होगी, उसके ऊपर उसको कोई चार्ज भी नहीं लगेगा। तो इस तरह से वो कोई भी छोटा जो उद्यमी होगा वो भी अपना माल वर्ल्ड के मार्केट में बेचने के लिए वो सक्षम बनेगा। तो ये भी इसके अंदर व्यवस्था है। आपने देखा होगा कि लास्ट ईयर में ही 12 लाख तक की जो इनकम है उसके ऊपर टैक्स में से उनको बाहर निकाला गया था। आज तक 60-70 सालों के अंदर जो कांग्रेस की सरकार रही उन्होंने सिर्फ 2 लाख तक की ही लिमिट रखी थी। उसके दो कारण थे कि लोगों के पास आमदनी भी कम थी। आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने 11-12 सालों के अंदर जिस तरह से देश का सुकान संभालने के बाद जो आगे बढ़ा है उसके कारण लोगों की आमदनी भी बढ़ी और 12 लाख तक की उनकी जो इनकम है उसको टैक्स फ्री कर दिया। ये भी अपने आप में बहुत बड़ा निर्णय माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब के निर्देश से और लिया गया था। तो हर व्यक्ति को इसका बेनिफिट मिले, इनकम टैक्स में भी उनके ऊपर भरोसा किया जाए, क्योंकि टैक्स का डर निकालना के डर के बजाय ये जो आर्थिक सहयोग है वो हम देश के लिए कर रहे हैं। जो हम टैक्स भर रहे हो देश के लिए, देश के विकास के लिए, देश की सुरक्षा के लिए कर रहे हैं। ये भावना के साथ आज व्यापारी जो उनके मन का डर था वो निकाला है। आपने देखा होगा कि सुरक्षा के लिए भी जिस तरह से समस्याएं आती है, देश को सुरक्षित रखने के लिए जो भी कदम उठाए जाते हैं उसके लिए भी पैसे की व्यवस्था होती है। तो 1 लाख करोड़ की रकम सुरक्षा के लिए भी बढ़ा दी गई है। हमारे देश की सुरक्षा भी उतनी ही आवश्यक है और इसके लिए सभी टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए आज हमारे देश में होने वाला सभी प्रोडक्ट जो हम सुरक्षा के लिए अलग अलग जो हथियार बनाते हैं उस सब का भी एक्सपोर्ट मिलता है, हमको ऑर्डर मिलने लगा है। ये भी अपने आप में एक विश्वसनीयता है। आपने देखा होगा सिंदूर के बाद जिस तरह से हमारे शस्त्रों का वहाँ उपयोग किया गया और पाकिस्तान में जिस तरह से वहाँ नुकसान हुआ, तो हमारे शस्त्र का इस्तेमाल करके उसका एक टेस्ट भी हो गया। पूरी दुनिया को देखा कि भारत मजबूत भी हो गया और भारत में निर्माण होने वाले शस्त्र ये बिल्कुल परफेक्ट भी है और उसी के कारण कई ऑर्डर भी हमें मिले। इसमें भी हमारा देश उसको प्रगति कर रहा है। तो हर क्षेत्र में वो किसान होगा तो उनके लिए भी, सिर्फ किसानों के लिए भी पहली योजना बनी माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब के समय में कि हर किसान को उसको साल में 6,000 रुपया देना हुआ। अभी तक कभी भी कोई किसान के लिए कोई योजना नहीं बनी थी। वो माननीय प्रधानमंत्री जी के निर्देश से फाइनल मिनिस्टर ने वो बनाई, उसका बेनिफिट सभी किसानों को मिल रहा है। आज एक बजट में व्यवस्था की गई है, करीब 550 करोड़ रुपया एमकेड के लिए दिया है। एमकेड का एक प्रोजेक्ट जो अभी पायलट प्रोजेक्ट है जो हमारे पास ही है और हम लोग हमारे मंत्रालय में उसके ऊपर काम हो रहा है। आने वाले 6 महीने में हम उसको कंप्लीट करेंगे। जैसे सभी घरों में नल से जल दिया गया है उसी तरह खेतों में भी एक जगह पे पाइप से
क्वालिटी के साथ पानी, क्वांटिटी के साथ पानी, पाइप से पानी, और वहाँ से किसान को एक जगह जो पानी मिलेगा तो वहाँ से वो ड्रिप सिस्टम से या उसको पाइप, बिना पाइप यानी पाइप से ही पानी आगे देगा, वो ओपन ड्रेनेज से नहीं देगा, वो स्प्रिंकलर लगाएगा या ड्रिप लगाएगा। मगर पहले जो पानी जमीन खुली गटर से कैनाल से देते थे उसकी वजह से 30% पानी उसके अंदर व्यय होता है। आज अब जब हम जानते हैं कि 83% इस देश का पानी और एग्रीकल्चर में यूज़ होता है, अगर एमकेड की योजना के कारण उनका पानी की बचत होगी, कम पानी में किसान अच्छी खेती कर पाएंगे और यही पानी उसको 2 फसल 3 फसल करने में भी उसको उपयोग होगा। तो ये पहली बार ये योजना बनी है कि जो किसानों की आय बढ़ाने के लिए उसको पानी की समस्या हल करते हुए, पानी का व्यय वो कम करते हुए एमकेड की योजना बनी है। अभी 22 राज्यों में अलग अलग जगह, हर राज्य में करीब 4-5 हज़ार हेक्टेयर वो पायलट प्रोजेक्ट चल रहा है। अगले 6 महीने में भी ये प्रोजेक्ट पूरा हो जाएगा। तो उसके लिए भी इस बजट के अंदर 550 करोड़ रुपया अलग से अभी आवंटित किया गया है। तो इस तरह सबके लिए इस बजट के अंदर कुछ न कुछ दिया गया है। सबको मजबूत करने के लिए उसके अंदर प्रयास है कि देश मजबूत करना है तो हमारे देश में सभी सेक्टर के लोगों को उसके अंदर मजबूत करना पड़ेगा। और पहली मजबूताई होती है कि आर्थिक व्यवस्था, बाकी उसको सुविधा, कोई शिक्षा के लिए उसकी सुविधा होनी चाहिए, मेडिकल के लिए सुविधा होनी चाहिए, बाकी सभी सुविधा भी उसको नज़दीक में मिले। तो इसीलिए राज्यों को भी स्ट्रेंथन करने की आवश्यकता है। तो ये सभी इस बजट के अंदर उसका आवंटित करके उसको शामिल करते हुए ये बजट दिया गया है। ये बहुत अच्छा बजट इस बार भी दिया, इसके लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री श्री। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।